प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। वायदा कारोबार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इन कथनों में से कौन सा कथन सही है। इनमें वस्तुओं का क्रय विक्रय भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर होता है। इसमें क्रेता का उद्देश्य भविष्य में वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि का लाभ उठाना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या को देखते हैं। वायदा कारोबार एक वित्तीय अनुबंध है। इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों भविष्य की किसी निश्चित तिथि पर किसी वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में समझौता करते हैं। अतः कथन एक सही है। वायदा कारोबार में एक निश्चित तिथि को क्रय विक्रय करना अनिवार्य होता है। यह क्रय विक्रय अनुबंध में निर्धारित मूल्य के आधार पर होता है। इसमें क्रेता यह आशा करता है कि उसके द्वारा क्रय की गई वस्तु के मूल्य में भविष्य में वृद्धि होगी। यही मूल्य वृद्धि क्रेता को होने वाला लाभ होती है। अतः कथन 2 सही है। इसमें क्रेता को भविष्य में वस्तु के मूल्य में कमी होने का भय रहता है, इसलिए वर्तमान मूल्य पर ही विक्रय का अनुबंध करता है। भारत में वायदा कारोबार का विनियमन सेबी द्वारा किया जाता है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से वेक्टर जनित रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, फाइलेरिया। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है ऑप्शन डी। व्याख्या को देखिए, इस प्रश्न को और समझ पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2003 से मलेरिया, कालाजार और फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विलय करके राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। भारत में इस कार्यक्रम के अंतर्गत जापानी इंसेफेलाइटिस और डेंगू को भी शामिल कर दिया गया है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय इस कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। ज्ञात है कि डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरिया मच्छरों द्वारा फैलते हैं, जबकि कालाजार के प्रसार के लिए मक्खी जिम्मेदार है। और इस प्रकार उपरोक्त सभी रोग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं और इसीलिए विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन सी सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य है? पेंशन, मातृत्व लाभ, कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण, आयकर रिटर्न, फसल बीमा लाभ। नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। केवल 1, 2 और 4, केवल 4 और 5, केवल 1, 2, 4 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। सही उत्तर क्या होगा? सोच के बताइए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या को देख लेते हैं। केंद्र सरकार के वर्तमान प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। इसमें पेंशन, मातृत्व लाभ, मेडिकल लाभ इत्यादि शामिल है। फसल बीमा कराने और इसका लाभ प्राप्त करने के लिए भी आधार अनिवार्य होता है। पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अतः आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए भी आधार अनिवार्य होता है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 से जुड़ी सेवाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। अतः टीकाकरण के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं है। साथ ही बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड खरीदने तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के लिए भी आधार अनिवार्य नहीं होते हैं और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर बचाव यानी कि टैक्स अवॉइडेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें करदाताओं द्वारा कर कानून की अवहेलना की जाती है। इसे अवैधानिक माना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी।
कर बचाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें करदाता मौजूदा कर कानूनों का पालन करते हुए अपने कर भार में कमी लाने का प्रयास करता है। इसमें कर कानूनों की अवहेलना करने की बजाय कानूनों में व्याप्त कमियों का भी लाभ उठाया जाता है। इसके लिए लेखा विशेषज्ञों की मदद ली जाती है। अतः कथन एक सही नहीं है। चूंकि कर बचाव में किसी कर कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है, इसीलिए यह वैधानिक प्रक्रिया मानी जाती है। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। विदित है कि कर अपवंचन की प्रक्रिया में कर कानूनों की अवहेलना की जाती है। कर अपवंचन को अवैधानिक तथा दंडनीय माना गया है। इस प्रकार विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न को ध्यान से देखिए। समाचार पत्रों में दिखाई देने वाला पद MCA21 डाटाबेस निम्नलिखित में से क्या है? समुद्री प्रदूषण के लिए जिम्मेदार विभिन्न घटकों का रिकॉर्ड, कोविड-19 वायरस के प्रोटीन में आ रहे बदलावों का रिकॉर्ड, किसी कंपनी से संबंधित आंकड़ों का रिकॉर्ड, देश के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के पास संचित ईंधनों का रिकॉर्ड। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। व्याख्या को देखिए। पद MCA21 डाटाबेस कंपनियों से संबंधित आंकड़ों का एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए MCA21 ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है। इन सूचनाओं को विभिन्न हितधारक और सामान्य नागरिक भी देख सकते हैं और डाटा एनालिटिक्स पर आधारित है। इन आंकड़ों से देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति के बारे में जानने में भी मदद मिलती है। यह अर्थव्यवस्था के विषय में आंकड़े एकत्र करने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है और इसीलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर होगा।